तो पिछले एपिसोड में हमने देखा शिरो ने किंगडम के कैपिटल में पहुंचने के बाद रूडियस बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करता है जो उसे इंसानों के देवता ने बताया था, पर प्रिंस पैक्स रॉक्सी को पकड़ने के लिए रूडियस को चारे की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं और उसे चालाकी से किंग क्लास मैजिक सर्कल में कैद कर देते हैं। दूसरी ओर रूडियस ये सोचने लगता है उसने तो ह्यूमन गॉड की हर बात ठीक से मानी थी, तो फिर गलती कहाँ हो गई। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन। पॉल और उसकी फैमिली माना क्लैमिटी से पहले बाहर कुछ बादलों को देख रही होती है एंड वो बादल देखकर उन्हें कुछ गलत महसूस होता ही है कि उतने में ही लिलिया देखती है कि उन बादलों में से कुछ अलग ही माना निकलने लगते हैं और उस माना को देखकर लिलिया आयशा के पास जाकर उसे काइंड ऑफ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब वो सभी लोग उस माना क्लैमिटी की चपेट में आ जाते हैं तो हमें सीन दिखाया जाता है लिलिया का, जो कि पानी के अंदर से काफी मुश्किल से बाहर आती है एंड बाहर आते ही वो आयशा को जगाने लगती है एंड देन आयशा को सही सलामत देखकर लिलिया को काफी शांति मिलती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों काफी मुश्किल में ट्रैवल करने के बाद फाइनली शिरोने किंगडम पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद लिलिया वहां की कैस्टल की गेट पर जाकर कहती है, मेरा नाम लिलिया है और मैंने सुना है कि यहाँ कैस्टल में रॉक्सी नाम की एक मेज रहती है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। लेकिन वहाँ के गार्ड्स लिलिया को वहाँ से जाने को कहने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पैक्स आ जाता है और ये जानने के बाद कि लिलिया का कनेक्शन रॉक्सी से है, वो लिलिया और आयशा दोनों को ही जेल में डाल देता है। और इन सभी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का। हम देखते हैं रूडियस को जो कहता है, ओ हेलो, मैं हूँ रूडियस ग्रेरैट और आज हम फिर से शिरोने किंगडम के एक फ्री के अपार्टमेंट में हैं, जहाँ पे ना ही तो बेड है और ना ही टॉयलेट है, बट स्टिल ये बेस्ट है क्योंकि ये फ्री है। इसके साथ साथ यहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी भी है कि कोई भी इसके अंदर मैजिक का यूज नहीं कर सकता। इवन मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। पता नहीं अब मैं यहाँ से कब निकलूंगा। एरिस, रूइजर्ड, प्लीज जल्दी आओ और मुझे यहाँ से बचा लो। बट इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आता है और वो रूडियस से कहता है, मेरा नाम है ज़ेनोबा शिरोने और मैं शिरोने किंगडम का थर्ड प्रिंस हूँ। ये सुनकर रूडियस कहता है, मेरा नाम रूडियस ग्रेरैट है और वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ। ये सुनकर ज़ेनोबा रूइजर्ड का एक स्टैचू निकाल कर रूडियस से कहते हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिला था। रूडियस उसे देख कर कहता है, ये तो मेरा ही बनाया हुआ स्टैचू है, कहीं यहाँ ऐसे स्टैचू लीगल तो नहीं है। और ये सब सोचने के बाद वो ज़ेनोबा से कहता है, ये स्टैचू मैंने डीमन कॉन्टिनेंट में किसी से खरीदा था। डीमन सुनकर ज़ेनोबा कहता है, हाँ मुझे लगा ही था कि ये किसी डीमन ने ही बनाया होगा, तो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। रूडियस से सुनकर कहता है, नहीं मुझे कैसे पता होगा। ज़ेनोबा इस पे निराश होकर कहता है, ओह अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। एंड ऐसा कहकर वो रॉक्सी का एक स्टैचू निकालता है जिसे अगेन रूडियस ने ही बनाया था। ज़ेनोबा रूडियस को बताता है, ये हमारी पुरानी मैजिक टीचर का मॉडल है जो कि 4 साल पहले मार्केट में दिखी थी और मेरे भाई पैक्स ने इसे खरीद लिया था। पुरानी मैजिक टीचर वर्ड सुनकर रूडियस रॉक्सी के बारे में ज़ेनोबा से पूछता है। ज़ेनोबा कहता है, हाँ उसने इस जगह को मेरे भाई की सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते छोड़ दिया है, पर इन सबको छोड़ो और इसे देखो, ये कितना परफेक्ट है। इस स्टैचू में रॉक्सी की बॉडी ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, पर फिर भी इसे देखकर मैं रोमांचित हो जाता हूँ। और यही नहीं, इसकी बॉडी को जो ये रोब ढक रहा है, ये तुम्हें और भी मजबूर कर देता है ये जानने के लिए कि इसके पीछे क्या होगा। और इसलिए जब तुम इसे हटा दोगे तो तुम्हें क्यूट गर्ल उसके अंडरवियर में दिखेगी जो कि अपने ब्रेस्ट को जैसे तैसे करके छुपा रही है। ये सच में एक मास्टरपीस है। रूडियस भी ज़ेनोबा के साथ ये सब इमेजिन करके उसके मन में कहता है, सच में मेरी इतने सालों की मेहनत आखिरकार काम आई। लेकिन तभी रूडियस ज़ेनोबा से कहता है, वैसे रॉक्सी के हाथ में इधर एक मार्क होता था, वो मार्क कहाँ है। ये सुनकर ज़ेनोबा कहते हैं, मैंने वो मार्क रिमूव कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन रूडियस इस पर निराश होकर कहता है, तुमने उस मार्क को रिमूव कर दिया। तुम रॉक्सी के हाथ से उस मार्क को ढक सकते थे, है ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। रूडियस के सब बताने पर ज़ेनोबा इस बात को रियलाइज करके कहता है, मैं इन सब में अंधा हो गया था
आखिर मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ? लेकिन रूडेस उससे कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जेनोबा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे पता है इस गॉड फिगर को तुम नहीं बनाया है। मैं तुम्हारे वर्क की रोज स्टडी करता था, लेकिन मैं इसमें कभी परफेक्ट नहीं बन पाया। तो क्या मैं तुम्हें अपना मास्टर बुला सकता हूँ? रुकिए, मैं अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए आपके जूते चाटना चाहता हूँ मास्टर। बट हम देखते हैं कि उस बैरियर की वजह से जेनोबा ऐसा कुछ कर नहीं पाता। तो वो कहता है, ये बैरियर इधर किसने रखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कुछ ज्यादा ही गिड़गिड़ाने लगता है। रूडेस उसे देखकर 5 लाख के कुछ मांगा फ्रिक्स को याद करता है और वो कहता है, ये तो ठीक उनके ही जैसा है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स को जो कि एरिस, आयशा एंड रूइजर्ड को एक जगह लाते हैं एंड वो उनसे उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें थैंक्स कहते हैं। लेकिन तभी एरिस उनसे कहती है, नहीं कोई बात नहीं है, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि मेरा मतलब कैनल मास्टर कहाँ पर है? वो सोल्जर्स इस पर कहता है, कैनल मास्टर को इस वक्त कैस्टल के डंजन में ट्रैप कर रखा है। एरिस इस पर कहती है, क्या? अगर ऐसा है तो मैं उसे बचाने जा रही हूँ। पर वो सोल्जर्स एरिस को रोकते हुए कहते हैं, नहीं प्लीज रुकिए, हमें आपकी एक हेल्प चाहिए। रूइजर्ड भी एरिस से कहता है, उसकी चिंता मत करो, वो ठीक होगा। और इसके बाद रूइजर्ड सोल्जर्स से उसकी रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है। वो सोल्जर्स कहते हैं, प्लीज हम चाहते हैं कि आप हमारी फैमिली को भी बचाइए। रूइजर्ड कहता है, तुम्हारी फैमिली को? मुझे लगा कि हम एक कैस्टल पर अटैक कर रहे हैं, मुझे थोड़ा और अच्छे से बताओ। एंड देन हम देखते हैं कि वो सोल्जर उन्हें बताता है, पैक्स ने हमारी फैमिली को पकड़ रखा है और हमसे हमारी फैमिली के नाम पे ये सब करवा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करिए प्लीज। एंड देन थोड़ी देर बाद एरिस कहती है, ठीक है तो चलो चलते हैं उन्हें बचाने। रूइजर्ड भी कहता है, हाँ मैं भी समझ गया, लेकिन एरिस तुम्हें यहीं रुकना होगा, हम आयशा को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। एरिस थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, हाँ ये ठीक है, आयशा को मुझ पे छोड़ दो। एंड देन एक सोल्जर रूइजर्ड को कहता है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन इस पर रूइजर्ड अपनी फोरहेड आई की ओर इशारा करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। एंड देन सीन वापस फोकस करता है जेनोबा एंड रूडियस की ओर। जेनोबा रूडियस को वहां से फ्री करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता और वो खुद को कोसने लगता है। लेकिन इतने में ही रूडियस कहता है, वेल अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना सकता हूँ। जेनोबा इस पर कहता है, क्या बस इतना ही? तो ठीक है मास्टर, मेरा वेट करिएगा, और हाँ शायद मुझे पैक्स का कुछ करना होगा, है ना? रूडियस कहता है, शायद हाँ। एंड ये सुनने के बाद जेनोबा एक काफी सीरियस फेस बना के उस टेंशन से बाहर आ जाता है। डर में सीन दिखा जाता है कि बाहर सभी सोल्जर्स एक अलग ही स्टिक लेकर काफी घबराहट में भाग रहे होते हैं। एरिस उन्हें देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि तभी आयशा उसे बताती है, वो स्टिक ये लोग एक आदमी को शांत करने के लिए यूज करते हैं, उसे ये लोग ब्लेस्ड चाइल्ड कहते हैं। कहा जाता है कि वो ब्लेस्ड चाइल्ड कुछ अनोखी पावर्स के साथ पैदा होता है, जिस वजह से उसे ये लोग काफी केयर से पालते हैं। लेकिन कभी कभी उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और इस वजह से उसने 3 साल की उम्र में ही उसके छोटे भाई का सर फाड़ दिया था। ओह अच्छा, अगर वो इतना ही स्ट्रांग है तो मैं उससे लड़ना चाहूंगी। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेनोबा को, जिसने पैक्स को पकड़ा होता है और वो उसे रूडियस के पास ले जा रहा होता है। पैक्स को काफी दर्द होता है और उसके आसपास के सोल्जर्स जेनोबा को रुकने के लिए कहते हैं, बट जेनोबा नहीं रुकता और पैक्स अभी भी दर्द से काफी चिल्ला रहा होता है। एरिस उस शीक को सुनकर उस शीक का पीछा करती है। एंड देन हम देखते हैं कि जेनोबा पैक्स को रूडियस के पास लाया होता है और पैक्स से मास्टर रूडियस को आजाद करने को कहता है, बट पैक्स कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये एक चाल है और मैं रॉक्सी को यहाँ पर लाऊंगा। और ये जवाब जेनोबा को पसंद नहीं आता, इसलिए वो पैक्स की गर्दन अपने हाथों से खींचने लगता है। जिंजर भी जेनोबा को रुकने को कहती है कि तभी पैक्स बोलता है, जिंजर मुझे बचाओ, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता नहीं है? पर तभी वहाँ एरिस आकर कहती है, नहीं ऐसा मत करना, उन सभी फैमिली को रूइजर्ड बचाने गया है। जिंजर एरिस से पूछती है, रूइजर्ड कौन है? एरिस कहती है, वो हमारा एक सुपर दोस्त है, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर जिंजर कहती है, मैं जिंजर अपनी लॉयल्टी प्रिंस जेनोबा को देती हूँ। और अब जेनोबा कहते हैं, पैक्स अब जल्दी करो, और वो और जोर से उसे टॉर्चर करने लगते हैं। कोई भी और ऑप्शन ना पाकर पैक्स कहता है, ठीक है मैं उसे छोड़ता हूँ, मैं उसे फ्री करता हूँ। और इसके बाद जेनोबा उसे छोड़कर उसके हाथ को टच करता ही है और इतने में ही पैक्स का वो पार्ट पूरा डिसलोकेट हो जाता है और पैक दर्द में काफी चिल्लाने लगता है। रूडियस को इस पूरे इंसिडेंट में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे खुशी होती है कि सब सही हो गया।
और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि लिलिया, जिंजर एंड बाकी सभी सोल्जर्स और उनकी फैमिली फाइनली आजाद हो जाती है। वो सब लोग एक दूसरे से वापस मिलकर काफी खुश होते हैं एंड रूडियस को भी ये सब देखकर काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहां पर जेनोबा आकर रूडियस को खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही जोर से उछाल देता है, जिस वजह से रूडियस काफी जोर से गिरता है। रूडियस को दर्द में देखकर जेनोबा जिंजर से हीलिंग मैजिक का यूज करने को कहता है और इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है कि रूडियस अब शिरोने किंगडम से जाने वाला होता है और वो सामान की पैकिंग वगैरह कर ही रहा होता है कि तभी लिलिया उसे बुलाती है। रूडियस उसके पास जाता है तो लिलिया रूडियस को एक बॉक्स देकर कहती है, मास्टर रूडियस, ये मैंने आपके लिए संभाल कर रखा था। इसके बाद रूडियस उस बॉक्स को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें रॉक्सी की पैंटी होती है। उन्हें देखने के बाद रूडियस लिलिया को थैंक्स कहता है, बट वो नोटिस करता है कि उस बॉक्स में एक नेकलेस भी है। रूडियस लिलिया से उस नेकलेस के बारे में पूछता है तो लिलिया उसे बताती है, ये आपको मिस सिल्फी आपके 10वें बर्थडे पर देना चाहती थी। सिल्फी का नाम सुनकर रूडियस थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, बट तभी लिलिया उसे पीछे से हक करती है और वो रूडियस से कहती है, मास्टर रूडियस, एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। रूडियस लिलिया से कहता है, लिलिया तुम मुझे टच कर रही हो। लिलिया ये सुनकर कहती है, आप जरा भी नहीं बदले मास्टर रूडियस, और क्या आयशा एक अच्छी लड़की है? रूडियस इस पर कहता है, हाँ वो सच में काफी समझदार है, तुमने उसे काफी अच्छे से पाला है। बट लिलिया कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की अच्छी बातें कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन इतने में ही आयशा को वहां आते देखकर लिलिया कैरेज के अंदर चली जाती है। आयशा रूडियस से कहती है, कैनल मास्टर, क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? रूडियस कहता है, हाँ क्यों नहीं। आयशा कहती है, मेरी मॉम चाहती है कि मैं अपने हाफ ब्रदर को सर्व करूं, लेकिन वो एक नंबर का हफ्सी है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, तो क्या आप मुझे अपने साथ अपने एडवेंचर पर ले जाओगे? वैसे मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब वो काफी ग्रो हो चुकी होंगी। रूडियस से सुनकर कहता है, हाँ लिलिया, तुमने इसे क्या क्या सिखाया है? लेकिन इसके बाद रूडियस आयशा के सर पर हिट करता है और कहता है, नहीं बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद रूडियस आयशा को उसके हेडबैंड देकर कहता है, ये लो इसे रखो, कभी कभी कुछ चीजें अच्छी यादें बन जाती हैं, शायद तुम्हारा बड़ा भाई भी यही सोचता होगा, है ना? आयशा उस हेडबैंड को देखकर काफी खुश होती है और इसके बाद वो लोग फाइनली अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। लेकिन तभी आयशा कहती है, बड़े भाई मुझे माफ करना, मैंने आपको हफ्सी बोला, आप काफी अच्छे हो। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं, बट एरिस कहती है, देखा, इसे ये शुरू से ही पता था। खैर अब हमें भी चलना चाहिए। और इसी तरह वो लोग भी अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जेनोबा और पैक्स को शिरोने से बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।